हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने लवक के बारे में अध्ययन किया था। आज हम केंद्रक के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, नाउ द स्टार्ट टॉपिक केंद्रक। देखो, केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की अगर हम देखें, सबसे पहले अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने आर्किड पादप की कोशिकाओं में इसकी खोज की थी। ठीक है, एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैमरलिंग। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैमरलिंग। हैमरलिंग ने एक सवाल था एसिटाबुलेरिया पर प्रयोग करके बताया कि कोशिका का आकार का निर्धारण कौन करता है? केंद्रक। हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया सवाल पर प्रयोग करके बताया कि कोशिका का निर्धारण या नियंत्रण केंद्रक करता है। यानी कि हैमरलिंग नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि जो कोशिका का जो नियंत्रण कक्ष है या नियंत्रण करता है वो कौन है? केंद्रक होता है। कि ये किसने बताया? हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया नामक सवाल पर एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो केंद्रक होता है उसकी संरचना किस प्रकार से हुई, उसकी खोज के वगैरह तो हमने देख ली। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। हैमरलिंग ने एक सवाल पर रिसर्च करके बताया कि कोशिका का निर्धारण कौन करता है? केंद्रक करता है। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट है कि हर एक नए केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित केंद्रक से होती है। हर एक नए केंद्रक की उपस्थिति पूर्व में उपस्थित केंद्रक से होती है। ठीक है, कुछ एक पॉइंट है। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक करता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके बारे में किसने बताया? हैमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आग केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है केंद्रक के कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? आगे प्रकार का होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड केंद्रक। ठीक है, इसके अलावा यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक स्पष्ट पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक पॉइंट और है। स्तनधारी की आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, स्तनधारी की आरबीसी में वह
फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में केंद्रक के अनुपस्थित होता है। ठीक है, देखो स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक क्या होगा, अनुपस्थित होगा। इसके अलावा फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में भी क्या होगा, अनुपस्थित होगा। इसके अलावा अगर हम अपवाद की बात करें, ऊंट व लामा, ये भी ऊंट की तरह ही दिखाई देता है लामा। ऊंट व लामा में मतलब ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, अब हम केंद्रक की साइज की बात करें। देखो हमने केंद्र के बारे में कुछ एक मुख्य बातें देखी कि कोशिका का नियंत्रण केंद्रक कहलाएगा। प्रकृति में आगे केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहेंगे। यूकेरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक स्पष्ट पाया जाता है। इसके अलावा स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, फ्लोएम में भी अनुपस्थित होता है। अपवाद की बात करें, ऊंट व लामा के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, अगर हम देखो डायग्राम से देखें कि हमें एक केंद्रक होता है, इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे केंद्र की झिल्ली कहते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है सूक्ष्म बॉडी, जिसे हम छिद्र कहते हैं, यानी कि केंद्र की छिद्र। ठीक है, इस केंद्र की छिद्र में और यहाँ कोशिका द्रव्य में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ये किसके द्वारा होता है, एनुलस के द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पर एक पोरनुमा संरचना होती है। देखो ये छिद्र के द्वारा आदान प्रदान होता है, लेकिन एनुलस क्या करता है, इनको आने से रोकने की कोशिश करता है। ये एनुलस होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी बाहरी झिल्ली होती है जिस पर ईआर होती है। ठीक है, ईआर यानी कि अंतःप्रदवी जालिका द्वारा जुड़ी रहती है, जो कि कोशिका झिल्ली से कांटेक्ट में रहती है। इसके अलावा इसकी बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ये राइबोसोम, ठीक, ये हमने डायग्राम से देख लिया है। अब हम देखते हैं इसकी साइज के बारे में। देखें आकार, देखो इसके अगर हम साइज की बात करें तो 5 म्यू से 30 म्यू तक होता है। ठीक है, और इसकी अगर आकृति की बात करें, केंद्र की आकृति कैसी होगी, केंद्र की आकृति या तो होगी गोल, अंडाकार, गोल, अंडाकार या लंबवत होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट है कि WBC वाइट ब्लड कार्पल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में केंद्रक, श्वेत रुधिर कणिकाओं में केंद्रक की आकृति कैसी होती है, निश्चित नहीं होती, यानी कि अनियमित प्रकार की होती है। आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अब हम संख्या की बात करें, केंद्रक की संख्या, यानी कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक कितने होते हैं। देखो संख्या की बात करें हम तो क्या होता है कि प्रत्येक जनरली जैसे नॉर्मली सेल में, यानी कि मुख्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक होता है जिसे अपन बोलते हैं एक केंद्र की अवस्था। मुख्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक होता है जिसे अपन क्या बोलेंगे, एक केंद्र की अवस्था। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक केंद्रक प्रति कोशिका। एक केंद्रक प्रति कोशिका। ठीक है,
दूसरी अवस्था की बात करें, द्विकेंद्रिकी अवस्था। द्विकेंद्रिकी अवस्था, द्विकेंद्रिक अवस्था में हमें क्या देखने को मिलेगा, दो केंद्रक प्रति कोशिका, दो केंद्रक प्रति कोशिका, यानी कि एक कोशिका में दो केंद्रक है। ठीक है। तीसरी अवस्था है बहुकेंद्रिकी अवस्था। बहुकेंद्रिकी, द्विकेंद्रक में आपको पैरामीशियम का एक पैरामीशियम है जिसमें दो केंद्रक मिलेंगे, एक तो लघु केंद्रक और एक गुरु केंद्रक। ठीक है, पैरामीशियम है। एग्जाम्पल, बहुकेंद्रिक अवस्था में देखो, बहुकेंद्रिक अवस्था में क्या होता है, अनेक केंद्रक होते हैं, अनेक केंद्रक प्रति कोशिका, यानी कि बहुकेंद्रिक अवस्था में क्या होगा कि अनेक केंद्र होंगे एक कोशिका में। ठीक है। अब बहुकेंद्रिक अवस्था भी एक तो पादपों में देखने को मिलेगी आपको और एक जंतुओं में देखने को मिलेगी। अगर हम पादपों की बात करें, बहुकेंद्रिक अवस्था में अगर पादप की बात करें, पादप की, पादप में क्या होता है कि पादप कोशिकाओं में स्थिति क्या कहलाती है, दो चीज़ें कहलाई, एक तो सिनोसिटिक और दूसरी सिनेंशियल। देखो पादप में देखें, पादप कोशिका में यह स्थिति, अगर देखो पादप कोशिकाओं में अगर बहुकेंद्रिकी होती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है, पादप कोशिकाओं में यह स्थिति सिनोसाइटिक, पादप कोशिका में यह स्थिति सिनोसाइटिक कहलाती है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एग्जाम्पल होगा, उदाहरण है इसमें पाउचेरिया, एक शैवाल है। ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक, यानी कि यहाँ पर सिनोसिटिक या फिर हिंदी में इसको कहेंगे अपन सिनोसिटिक या फिर सिनोसाइटिक। ठीक है। दूसरा देखो, ये तो पादपों में हो रही, जंतुओं में, जंतुओं में स्थिति, जंतुओं में यह स्थिति, जंतुओं में स्थिति सिंशियल, सिंशियल कहलाती है, सिंशियल कहलाती है। उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें तो है ऐच्छिक पेशीय तंतु, ऐच्छिक पेशीय तंतु। ठीक है। एक और है गोलकृमि है, एक एस्केरिस जिसे अपन बोलते हैं, गोलकृमि, गोलकृमि की त्वचा। ठीक है। ये तो हमने देख ली है इसकी कि जंतुओं में कौन सी सिनेशियल अवस्था, ठीक है, और पादपों में सिनोसाइटिक अवस्था। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हम देखेंगे कि अब केंद्र की रासायनिक संगठन क्या है। केंद्रक का रासायनिक संगठन, केंद्र का रासायनिक संगठन में आपको देखने को मिलेगा हमें, एक तो प्रोटीन, प्रोटीन, दूसरा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, तीसरा हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। और इसके अलावा और देखने को मिलेंगे हमें डीएनए व आरएनए। ठीक है। ये तो है केंद्र का रासायनिक संगठन। ठीक है। अब हम देखेंगे
इसकी संरचना। संरचना में आपको देखने को मिलेगा, संरचना को हमें एक तो देखने को मिलेगा केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, दूसरा केंद्रक द्रव्य, ठीक है, केंद्रक द्रव्य, तीसरा केंद्रिका, जिसे हम अलग ही वीडियो में पढ़ेंगे, केंद्रिका, ठीक है, और एक और है क्रोमेटिन तंतु यानी कि क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रक झिल्ली। देखो केंद्रक झिल्ली में बात करें तो केंद्रक झिल्ली कैसी होती है, दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है। यह है दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है। दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है, ठीक है, जिसके एक तो बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। देखो झिल्ली कैसी होती है, दोहरी, एक तो बाहरी और एक दूसरी है भीतरी झिल्ली। देखो बाहरी झिल्ली की अगर अपन बात करें तो जो बाहरी झिल्ली होती है तो यह क्या होती है, ईआर के साथ जुड़ी रहती है। बाहरी झिल्ली हमने देखो डायग्राम में देखा था कि एक तो ये बाहर की झिल्ली और ये भीतर की झिल्ली। तो बाहर की झिल्ली अंतःप्रदवीय जालिका ईआर से सतत रूप से जुड़ी रहती है। बाहरी झिल्ली ईआर यानी कि अंतःप्रदवीय जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है, ठीक है, सतत रूप से जुड़ी रहती है। इसके अलावा अगर हम देखें भीतरी झिल्ली की बात करें, भीतरी झिल्ली के नीचे देखो ईआर से देख लिया, अब हम देखते हैं भीतरी झिल्ली के नीचे, भीतरी झिल्ली के नीचे लेमिल प्रोटीन का जाल पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं, जिसे न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली से चिपका रहता है। इसी की वजह से क्या होता है, लेमिला प्रोटीन की वजह से, जो लेमिला प्रोटीन का जाल पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली से चिपके रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली की वृद्धि में मदद करते हैं। केंद्रक झिल्ली की वृद्धि में मदद करते हैं, ठीक है। ये हमने केंद्रक झिल्ली के बारे में देखा है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली में स्थान स्थान पर छिद्र पाए जाते हैं, ये भी लिख लूँ, केंद्रक झिल्ली में स्थान स्थान पर छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं,
जिससे केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के मध्य आदान प्रदान होता है, जिससे केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के मध्य आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये हमने केंद्रक झिल्ली के बारे में देखा। अब हम देखते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य देखो, केंद्रक द्रव्य की बात करें तो केंद्रक द्रव्य जो शब्द दिया था या इसके बारे में बताया था, सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक द्रव्य के बारे में बताया। स्ट्रॉसबर्गर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने केंद्रक द्रव्य के बारे में बताया, जिनका नाम था स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक थे। अगर हम इसमें इसके संगठन की बात करें तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें प्रोटीन जो कौन सी हो सकती है, तो हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी होगी, हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमें देखने को मिलेंगे मिनरल्स यानी कि खनिज, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम व डीएनए पॉलीमरेज व आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। देखो, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो प्रोटीन होगी जो कि हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो सकती है। इसके अलावा खनिज देखने को मिलेंगे जिसमें मैग्नीशियम, मिनरल्स मैग्नीशियम, कैल्शियम व एंजाइम कौन कौन से, तो डीएनए पॉलीमरेज और एक है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा हमें देखने को मिलेंगे इसमें न्यूक्लियोटाइड्स व न्यूक्लियोसाइड्स। ये देखने को मिलेंगे। व एक और चीज़ देखो, केंद्रक द्रव्य में क्या पाए जाएंगे। केंद्रक द्रव्य में हमें देखो क्रोमेटिन जो पढ़ेंगे हम, क्रोमेटिन वो भी केंद्रक द्रव्य में ही पाए जाएंगे। क्रोमेटिन जाल व केंद्रिका भी केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे केंद्रिका, जो कि हम अलग वीडियो में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि इससे के वीडियो लंबा